हेलो एवरीवन, जोहार, वेलकम, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे 14 जेपीएससी को के मेंस को ध्यान में रख करके पेपर 6 का सेक्शन सब सेक्शन कह सकते हैं आप सी, एग्रीकल्चरल साइंस जो हमें पढ़ने हैं 32 मार्क्स के। एक मैंने क्वेश्चन यहाँ से लिया और यहाँ से आपके जेपीएससी में क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, है ना। तो चूंकि अभी जो परिस्थिति है झारखंड में, जेपीएससी चेयरमैन का रेजिग्नेशन हो गया है, सीआईडी का उन पर कार्रवाई चल रहा है, ठीक है। तो अभी मेंस का जो आपका एग्जामिनेशन था उसको अभी पोस्टपोन कर दिया गया है, कैंसिल नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, अभी आप जो डिलीमा में हैं, अभी आपको ओनली फोकस ऑन योर मेंस एग्जामिनेशन। आपको सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन पे ही आपको फोकस करनी चाहिए। यू शुड फोकस ऑन योर मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि आज न कल कभी भी तो मेंस होगी, है ना। तो चलिए इसी को ध्यान में रख करके एक मैंने क्वेश्चन लिए हैं, और क्वेश्चन है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। क्लासिफाई द एग्रोक्लाइमेटिक जोन, है ना, यानी एग्रोक्लाइमेटिक जोन के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। क्लासिफाई द एग्रोक्लाइमेटिक जोन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। किसकी? एग्रोक्लाइमेटिक जोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्लासिफाई द एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ झारखंड, ठीक है, एंड डिस्क्राइब देयर मेजर characteristics. Also critically analyze the agricultural potential and challenges associated with each agroclimatic zone, ठीक है। इसका मतलब है कि जो झारखंड में जो कृषि जलवायु क्षेत्र है उनका वर्गीकरण करिए और करते हुए प्रमुख विशेषताओं को आप बताना है, ठीक है। यहाँ की जो फीचर्स हैं उन फीचर्स को आपको क्या करना है, एक तरह से डिनोट करना है, बताना है। साथ ही प्रत्येक, है ना, प्रत्येक जलवायु क्षेत्र में, जलवायु जो क्षेत्र है उसकी कृषि संबंधी जो संभावनाएं और चुनौतियां हैं उनके संदर्भ में भी आपको बात करनी है, ठीक है। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन रह गया। अब डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं इसके आंसर्स को, इसके मॉडल आंसर को, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको मॉडल आंसर भी बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और ये हमारा वीडियो बहुत शॉर्ट होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत लंबा नहीं होगा। तो मॉडल आंसर में इसमें क्या रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखकर हम लोग इस पर बात करेंगे। क्लियर दोस्त? चलिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कृषि जलवायु क्षेत्र, तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन, यानी या फिर है क्या, व्हाट इज द, मैं हिंदी में ही बोल देता हूँ क्योंकि हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। व्हाट इज द एग्रोक्लाइमेटिक जोन, यानी कृषि जलवायु क्षेत्र क्या है, पहले इसको समझिए आप, ठीक है। कृषि जलवायु क्षेत्र क्या है, तो कहता है कि कोई भी एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, कोई भी एक जियोग्राफिकल एरिया है जहाँ की जलवायु, जलवायु बोले तो क्लाइमेट, मिट्टी, सॉइल, तापमान, टेम्परेचर, वर्षा, प्रेसिपिटेशन एंड पानी की उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अगर जैसे प्राकृतिक परिस्थितियां एक समान होती हैं तो वहाँ के फसल पैटर्न को एक निर्धारित करती हूँ और उस क्षेत्र को एक कृषि जलवायु क्षेत्र बोलेंगे। मतलब ये एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया है, यहाँ की मान लो जलवायु, ठीक है, यहाँ की मिट्टी, ठीक है, यहाँ की तापमान, ठीक है, वर्षा, ठीक है, पानी की उपलब्धता, अगर ये सिमिलर हैं, एक समान है, ठीक है, क्या है, एक समान है, तो यहाँ के फसल जो पैटर्न होंगे, जो फसल का जो पैटर्न होगा या प्रतिरूप जो होगा वो कैसा होगा, एक समान होगा, ठीक है। और जब एक समान होगा तो इस पूरे क्षेत्र को एक कृषि जलवायु क्षेत्र के रूप में एक तरह से जाना जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं एक तरह से एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन कहा जाता है। ये आप समझ गए होंगे। अब इस पिक्चर को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इस पिक्चर को देखिए, ये इंडिया है, इंडिया का माप है, ये हमारा भारत देश का एक पिक्चर है, मैप है, और ये झारखंड का है ना, सोना झारखंड का हमारा पिक्चर है। अब समझिएगा इस पूरे इंडिया को, है ना, पहले कौन हुआ करता था, पहले एक तरह से योजना आयोग था, अब उसकी जगह पर नीति आयोग हो गया, ठीक है। तो आप देखोगे कि पूरे भारत के जो क्लाइमेटिक क्षेत्र हैं, एग्री क्लाइमेटिक जोन है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उनको 15 जोन्स में अलग अलग बांटा गया है। ये हमारा प्लानिंग कमीशन के द्वारा बांटा गया था, ठीक है, 15 क्लाइमेटिक जोन। और इनमें देखो इस सब पूरा लिस्ट दिया हुआ है, तो आपको सारा लिस्ट जानने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर?
आपको अपना झारखंड के संदर्भ में, अब झारखंड में देखो ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिली रीजन लिखा हुआ है, देखो 7 नंबर अगर आप पढ़ोगे तो ईस्टर्न यानी पूर्वी पठारी और पहाड़ी रीजन कह लो, ठीक है, ईस्टर्न प्लेट्यू, ठीक है। अब उसी पूर्वी जो क्षेत्र है ये वाला, क्लियर, और इसी क्षेत्र के अंतर्गत हमारा प्यारा झारखंड देखो यहाँ पे, क्लियर। तो कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एग्रोक्लाइमेटिक जोन में 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन में कौन से नंबर में ये आता है झारखंड, तो 7th नंबर पे ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिली रीजन, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, माफ कीजिएगा, ठीक है। ये तो आपने समझ लिया। अब ये टोटल 15 जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, इस एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत आप देखोगे जो झारखंड आता है, अब झारखंड को भी आगे चल के 3 सब कैटेगराइज में बांट दिया गया है, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे आगे चल के डिटेल्स, पहले इसको समझिए। सबसे पहले समझिए आप, पिक्चर तो आप समझ ही गए होंगे पिछला स्लाइड में, पहले इसको आप समझो कि आखिर ये जो कृषि जलवायु क्षेत्र है ना, क्या है, यानी जो आपने पढ़ा अभी कृषि जलवायु क्षेत्र, तो जो कृषि जलवायु क्षेत्र है इसका निर्धारण कौन करता है और भारत में कितने जलवायु क्षेत्र हैं, तो इसका जो मुख्य निर्धारण डिटर्मिनेशन है वो योजना आयोग के द्वारा किया जाता है, प्लानिंग कमीशन, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है मोदी जी के द्वारा। यहाँ पर एक फैक्ट बता देता हूँ, प्लानिंग कमीशन की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था, ध्यान रखना है ना। और आगे चल के नीति आयोग जो है वो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग उसको रिप्लेस करके बनाया गया। खैर बहरहाल, तो आप देखोगे कि योजना आयोग और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना है ना, जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICR के तहत उसी को एक तरह से नाम दिया गया, इन दोनों के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कौन कौन क्षेत्र को हम लोग एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत बांटेंगे, ठीक। भारत में कुल क्षेत्र की बात करें तो योजना आयोग के द्वारा आप देखोगे भारत में कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र बांटे गए हैं टोटल। मैंने अभी पिक्चर में दिखाने की कोशिश करी कि भारत में टोटल क्या है, कि टोटल जो है पूरे भारत को अगर देख लिया जाए तो 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन। पहला में देखो कश्मीर लद्दाख उत्तराखंड का पार्ट आ रहा है, 15वां नंबर में देखोगे आप आइलैंड, यहाँ देखो सबसे नीचे। तो आपको मेंस झारखंड के संदर्भ में जानना है कि जो झारखंड है हमारा वो एक तरह से ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिली रीजन के अंतर्गत आता है, 7वां के अंतर्गत। सिर्फ झारखंड ही नहीं आता है, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ भी है, उड़ीसा भी है, देख रहे हो ना ये वाला पूरा मैप को। इस पिक्चर को ध्यान से समझने की आप कोशिश करना, क्लियर। तो ये आपने समझ लिया, 15 जोन में बांटे गए हैं। अब झारखंड पूरा जो है भाई साहब, एक कौन सा भारत के पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी पठारी और पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कई बार पूछे गए हैं JPSC के द्वारा, ठीक। अब यहाँ पर आ जाओ, झारखंड के कृषि जलवायु क्षेत्र, वर्षा पैटर्न और अजैविक तनाव, इसके बारे में भी आपका सिलेबस में दिया हुआ है। तो जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे कि कृषि जलवायु जो क्षेत्र है भारत का, है ना, यानी एक तरह से राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के वर्गीकरण के अनुसार झारखंड को आगे 3 कृषि जलवायु उप क्षेत्र में बांटा गया है, यानी 3 गो एग्रोक्लाइमेटिक सब जोन के अंतर्गत बांटा गया। ध्यान रखना आप मेरी बात, प्लानिंग कमीशन ने पूरे भारत को 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन में बांटा, आगे चल के उसे फिर और बाइफरकेट किया गया है, और कृषि जलवायु जो परियोजना है उसके अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत आप देखोगे झारखंड को पुनः सब कैटेगराइज किया गया है 3 गो अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। और उसमें 4 बोला जाता है, एक तरह से ये देख लो, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ठीक है। यानी पूरे भारत को भी अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया, जिनमें कि झारखंड वाला जो क्षेत्र है उसको 4, 5, 6 के अंतर्गत पूछा गया है, लाया गया है। ये भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, एक पिक्चर अलग अलग करके दिखा दिया गया है, कहीं भी आप लोग पढ़ोगे तो 1, 2, 3 ऐसे, ये तो भारत के संदर्भ में हो जाएगा, लेकिन आपको फिर उसको भी अलग अलग डिवाइड करके 4, 5, 6 इसके अंतर्गत रखा गया है। ये ध्यान रखिएगा, आप इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए ये तो आपने समझ लिया, इस पूरा पिक्चर को देखो। अब हम लोग अगर रीजन 1 की बात करें, जिसको आप 4 कह रहे हो, तो रीजन 1 में सेंट्रल नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, सेंट्रल
यानी जो केंद्रीय ये वाला जो क्षेत्र है, पिंक वाला क्षेत्र आप देख रहे होंगे, है ना, तो केंद्रीय और उत्तर पूर्व पठारी क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत, ठीक है, केंद्रीय प्लस उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र आ गया इसके अंतर्गत, ठीक। इसके अलावा रीजन 2 वेस्टर्न प्लेट्यू आप देख लो, ये वाला इलाका है, पश्चिमी पठारी क्षेत्र हो गया, ठीक है, पश्चिमी पठारी क्षेत्र हो गया। और इधर वाला जो 3 जिला है, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, है ना, ये आता है रीजन किसमें, 3 में, साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू यानी दक्षिण पूर्वी पठारी रीजन। यहाँ तक आप समझ गए। तो इस तरह से इसको अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। इसको रीजन 1, 2, 3 बोलते हैं, 1, 2, 3, यहाँ झारखंड के संदर्भ में, लेकिन आप ओवरऑल भारत के संदर्भ में इसको एक तरह से 4, 5 और 6 के अंतर्गत इसको रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। और यही आपसे जेपीएससी मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए एक एक क्षेत्र के संदर्भ में जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें उप जोन जो 4 जिसको आप रीजन 1 कह रहे हो, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक। तो केंद्रीय और उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र यानी सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू के अंतर्गत इसका नाम है। और इसमें टोटल कितने जिले शामिल हैं, टोटल इसमें 15 जिले शामिल हैं, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, ठीक है, कितने जिले शामिल, इसको जब आप काउंट करोगे तो टोटल 15 जिले आपके आ जाएंगे, ठीक। मैं नाम पूरा बोलूंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक। आप जानते हैं वर्षा का पैटर्न यानी रेनफॉल पैटर्न की अगर हम लोग बात करें इस वाला इलाका में, तो यहाँ पर जो वर्षा का पैटर्न है लगभग 1200 से लेकर के 1300 मिलीमीटर है, ध्यान रखना, ठीक है। सेंटीमीटर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 120 से 130 सेंटीमीटर की बात कर लो, ठीक है। और यहाँ पर टोटल वर्षा का, कुल वर्षा का 80 से 85% जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के अंतर्गत हो जाता है। अब देखो जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, यहीं पर आपको पिक्चर दिखा दे रहा हूँ इस तरह शॉट बना के, ये हमारा इक्वेटर है मान लो, तो दक्षिण पूर्व यहाँ देखो कोरियोलिस फोर्स के कारण ये हवाएं मुड़ जाती हैं, जब जियोग्राफी में आप पढ़ोगे तो यहाँ से इस तरह से मुड़ती हैं और मानसून आगे बढ़ती हैं, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून ही तो जाके बारिश कराता है झारखंड वाला क्षेत्र में, झारखंड में, ठीक है। तो आप देखोगे इस इलाका से लगभग 80 से 85% जो है रेनफॉल होता है इस इलाका में। क्लियर। अब आ जाओ इसके अलावे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अजैविक तनाव के अंतर्गत क्या है भाई साहब, तो अबायोटिक स्ट्रेस क्या होता है, तो अजैविक तनाव का मतलब हो गया उन गैर जीवित, है ना, नॉन लिविंग थिंग्स जो पर्यावरणीय कारकों से होते हैं, जैसे मान लो सूखा अचानक ड्रॉट पड़ गया, अनियमित मानसून हो गया, अम्लीय मिट्टी हो गया, मिट्टी का कटाव, उच्च तापमान, ये सब। अभी मान लो अल नीनो का इफेक्ट है ना, तो अल नीनो का इफेक्ट में क्या है भाई साहब कि प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में जो हाई प्रेशर बनता है वो गर्मी के कारण एक तरह से पेरू के पास जो पड़ता है लो प्रेशर बन जाता है, जिसके कारण मानसून जो है भारत की तरफ ना खिंचा करके उधर ही फैल जाता है, दक्षिण हिंद मतलब हिंद महासागर में ही। खैर वो जब मैं बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा वहाँ पे आपको जियोग्राफी में पढ़ाऊंगा। मूल बात समझिए कहीं ना कहीं क्या है, अनियमित मानसून है, सूखा पड़ गया, कहीं कुछ हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब नॉन लिविंग क्या है, एक तरह से स्ट्रेस है। तो झारखंड के 3 अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जिनमें अलग अलग क्षेत्रों में आप देखोगे कि नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा एक तरह से अबायोटिक स्ट्रेस डाला जाता है, और अबायोटिक स्ट्रेस के कारण आप देखोगे कहीं सूखा, कहीं कुछ पड़ जाता है, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी पे उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर। अब नेक्स्ट अगला हम लोग बात करें एक एक करके, जैसे मान लो अनियमित मानसून, रेगुलर मानसून अगर नहीं आ रहा है, देर से आ रहा है, समय से पहले चला जा रहा है, उसमें भी दिक्कत हो रहा है। जल धारण की क्षमता में कमी आती है, यानी कि जो वाटर का जो एक तरह से ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्व करना वाटर का जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो उसमें कमी आना। क्यों? क्योंकि मिट्टी क्या है, रेतीली है, लाल होने के कारण। क्योंकि आप जानते हो झारखंड क्षेत्र जो है आर्कियन रॉक्स का पार्ट है, और आर्कियन रॉक्स के कारण ही झारखंड का 90%, ठीक है, झारखंड का जो 90% इलाका है वो रेड सॉयल यहाँ पर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि झारखंड जो है वो आर्कियन चट्टानों से मिलकर उसी के टूट फूट से बना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो उनमें क्या होती है, जल धारण की क्षमता कम हो जाती है। क्लियर, खेत जल्दी सूख जाते हैं। और रन ऑफ का मतलब हो गया अफवाह। अब देखो झारखंड क्या है भाई साहब, झारखंड जो है एक तरह से क्या है, प्लेट्यू रीजन है। और प्लेट्यू रीजन है, ढलानी क्षेत्र है, तो वर्षा होती है, पानी तेजी से बह जाता है, फसल नष्ट हो जाते हैं। ये सब क्या है, अजैविक तनाव। अब अगर हम लोग बात करें जोन 2 की, दूसरा में क्या क्या चीज़ है, फीचर और क्या वहाँ पे है, तो जोन 2 में ए वाला क्षेत्र आ गया। देखो ध्यान से यहाँ इस पिक्चर को समझिएगा, ये आपके जोन 2 के अंतर्गत आ गए, या फिर इसको रीजन 2 कह लो, या फिर जोन उप जोन 5 के अंतर्गत कह लो, यानी रीजन 2 के अंतर्गत उप जोन 5। अब उप जोन अगर 5 है तो इसके अंतर्गत आप क्या समझ पा रहे हैं, आपको ये समझने की कोशिश करो आप कि इसमें 6 जिले टोटल, जैसे पलामू, गढ़वा, ये सब जिला आप देख पा रहे होंगे मैप में, है ना। और चूंकि आप जेपीएससी मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका बेसिक क्लियर है। क्लियर, वरना बेसिक क्लियर कराते जाऊंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप बोर हो जाएंगे। वर्षा का पैटर्न, अगर हम लोग रेनफॉल पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर झारखंड का सबसे कम बारिश होता है इस सब इलाका में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर 1150 से लेकर के और 1250 मिलीमीटर के आसपास बारिश होता है, जो कि बहुत कम एक तरह से कह सकते हैं आप। क्योंकि होता क्या है, बारिश इस तरह से 90% या 85% के आसपास होता है, और इन इलाकों में आप नेतरहाट की पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इस तरह तो बारिश होगी, लेकिन इस वाला इलाका में आप देखोगे सुखाड़ पड़ जाता है। ठीक है, मतलब कि एक तरह से छत्र वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं उसको, रेन शैडो जोन बोलते हैं, खासकर पलामू वाला जो रीजन है, तो पूरा का पूरा यहाँ पर वर्षा न के बराबर होती है, तो शैडो जोन में पड़ जाता है। आप जानते हो ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा वहाँ पे। ठीक, अब अजैविक तनाव की अगर हम लोग बात करें, किस में, इसमें बात करें, अगर हम लोग जो रीजन 5 की बात कर रहे हैं, उप जो क्षेत्र है, ठीक है, तो इसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें गंभीर सूखा पड़ता है, मैं समझा चुका हूँ अभी। काफ़ी संवेदनशील जिला होता है, एक तरह से इलाका है। अत्यधिक अम्लीय मिट्टी है, यानी सॉइल एसिडिटी है उनकी, लेटराइट मिट्टी की अधिकता के कारण उसमें पोषक तत्वों की भारी कमी होगी। और तापमान का उतार चढ़ाव के कारण जो है, आप देखोगे पलामू सब इलाका में गर्मियों में 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है तापमान, और ठंडी में बहुत ज़्यादा शीतलहरी वगैरह चलता है, कोल्ड वेव्स। तो पौधे मतलब जो फसलें हैं ना, रबी फसलें, वो सब झुलस जाती हैं एक तरह से। ये सब क्या है, ये सब अबायोटिक स्ट्रेस है, यानी नॉन लिविंग जो स्ट्रेस हैं वो हैं रीजन 5 के अंदर। क्लियर, आई थिंक यहाँ तक सभी लोग समझ गए होंगे। अब अगर हम लोग बात करें उप क्षेत्र यानी उप जोन 6 की, यानी रीजन 3 में उप जोन 6 की, तो ये देखो ये 3 ये जो जिला है ये आता है, जैसे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ये वाला इलाका एक तरह से उप जोन 6 के अंतर्गत। अब इसमें 3 जिले शामिल हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। अब इसमें अगर हम लोग बात करें वर्षा का पैटर्न, यानी रेनफॉल पैटर्न क्या है, तो यहाँ पर आप देखोगे 1300 से 1450 मिलीमीटर तक वर्षा होती है, जो कि सर्वाधिक वर्षा के रूप में एक तरह से कहा जा सकता है। बंगाल की खाड़ी के निकट होती है, और यहाँ पर साइक्लोन हमेशा आते रहता है। ध्यान रखना आप कि ठंडी के मौसम में भी, यानी नवंबर दिसंबर में भी आप देखोगे झारखंड क्षेत्र में बारिश होते ही रहता है। रांची वाला इलाका से सटा हुआ ये सब इलाका में, क्यों, क्योंकि साइक्लोन हमेशा बे ऑफ बंगाल में आते रहता है। तो साइक्लोन आने की, यानी साइक्लोन बोले तो चक्रवात, जो चक्रवात आने के कारण इस इलाका में बारिश ज़्यादा होती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें अजैविक तनाव, यानी जो थर्ड वाला में जो अभी आपने देखा, उसमें अजैविक तनाव क्या है, तो तीव्र वर्षा अपर्दन होता है, हाई सॉइल इरोजन होता है, भारी वर्षा, तीव्र बारिश के कारण मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी बह जाती है ऊपर, तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी लगातार बारिश होने से। और वज्रपात, लाइटनिंग, थंडरिंग काफ़ी ज़्यादा होने के कारण जान माल की हानि होती है। ये अबायोटिक स्ट्रेस रीजन 6 के अंतर्गत है। ठीक है, इस तरह से आप देखोगे तो झारखंड में इन अजैविक जो अबायोटिक स्ट्रेस हैं, जिनमें सूखा, मिट्टी की अम्लता, पानी की कमी, ये सब जो हैं समस्याएं, जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं या इशू कह लो, इन इशू से लड़ने के लिए हमारी सेंटर की सरकार हो या फिर स्टेट की सरकार हो, ये लोग प्लानिंग बना करके और इससे दूर करने का इनको प्रयास करते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत सारी हमारी क्या स्कीम्स चलती हैं, ठीक है, या फिर
योजना या प्रोग्राम्स के माध्यम से इनको दूँ। तो चूंकि यहाँ पर हम प्रोग्राम या स्कीम्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा आप, वो उसका एक अलग चैप्टर है, मैं सिर्फ हिंट्स दे रहा हूँ आप, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आप सूखा राहत योजना या फिर अलग अलग कृषि फसल बीमा जो योजना होता है, ये सब आप एग्जाम्पल एक दो दे सकते हैं, कोई इशू यहाँ पे आपको नहीं है, ठीक है। अब आइए जल प्रबंधन और सूखा नियंत्रण के लिए, जैसे मान लो एग्जाम्पल के ही थ्रू आप, जैसे मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना है ना, इस तरह से एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि वाटर मैनेजमेंट या फिर ड्राउट मिटिगेशन के लिए सरकारें जो काम करती हैं, या फिर डोभा तालाब जो बना करके मनरेगा, अब तो खैर मनरेगा रिप्लेस हो गया, हट गया, अब हो गया विकसित भारत, है ना, जी राम जी, ठीक है, विकसित भारत जी राम जी, मनरेगा को रिप्लेस करके अब एक कानून आ गया जिसमें कि अब 125 दिनों का उनको अनस्किल्ड जो लेबर हैं, है ना, अकुशल श्रमिकों के लिए दी गई है, ध्यान रखिएगा। ये आपका 14 जेफिस प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछे गए थे, क्लियर। इसके अलावा देखोगे आप पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसमें जैसे आप देखोगे ना, जो ड्रिप या फिर स्प्रिंकल सिंचाई 80 से 90% तक सब्सिडी दी जाती है। स्प्रिंकल में, ड्रिप और स्प्रिंकल में जैसे आप देखोगे, ये सब खासकर बलुई वाला इलाका में, राजस्थान पंजाब तरफ चले जाओ जहाँ कम पानी की ज़रूरत है, तो वहाँ पे एक पाइप इस तरह से ऐसे बिछा दी जाती है पूरे खेतों में, और बीच बीच में एक ऊपर से ऐसे नल, और यहाँ पर घूमते रहेगा, और चारों तरफ ऐसे ऐसे रेडियस में पानी जो है स्प्रिंकल के माध्यम से वो मतलब सिंचाई होती रहती है, ठीक है, जहाँ पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। मृदा सुधार और पोषक तत्व के प्रबंधन के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो सॉइल एक तरह से, तो इसमें अम्लीय मिट्टी का उपचार किया जाता है, और इसमें खासकर जो उप जोन 5 और 6 है, इन अम्लीयता को दूर करने के लिए उस क्षेत्र में क्या किया जाता है पता है, कृषि चूना यानी एग्रीकल्चरल जो लाइम है उसको उसमें मिला दिया जाता है मिट्टी में, ताकि उनका पीएच स्तर में सुधार हो। और ये आपका प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ध्यान रखिएगा आप, है ना, कि जो अम्लीयता है मिट्टी में उसको कम करने के लिए आप क्या करते हो, बेसिक जो है स्लैग या फिर जिसको लाइम कहते हो आप, उनको आप दे दिया जाता है उसमें। इसके अलावा मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड जो है मोदी जी के द्वारा मतलब एक तरह से भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, तो इसमें भी क्या है कि भाई सॉइल जो हमारी मिट्टी है उसके हेल्थ का रिपोर्ट एक कार्ड के माध्यम से किसान रखते हैं अपने पास, ताकि उसको पता रहता है कि इनमें क्या समस्याएं हैं और किस तरह के फर्टिलाइजर का हम यूज कर सकते हैं इन सॉइल में, और किस तरह के हम फसल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दोस्तों इसके अलावा ये तो मैंने आपको बता दिया, हाँ, इसके अलावा जैसे देखोगे आप सूखा प्रतिरोधी और कम अवधि वाले फसल, क्लाइमेटिक जो अलग अलग रेजिलिएंट जो क्रॉप्स लगाए जाते हैं, खासकर जैसे सदाबहार, है ना, या फिर आप कह लो मोटे अनाज मिलेट्स, है ना, जैसे भारत सरकार 2023 में आप देखोगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यूएनओ के द्वारा 2023 में इंटरनेशनल मिलेट ईयर, है ना, इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया था। बाद में भारत सरकार ने भी इस पर काफ़ी काम किया, झारखंड सरकार ने भी काम किया, है ना, श्री अन्न योजना के माध्यम से। इनमें क्या किया जाता था कि मिलेट यानी जो मड़ुआ हो गया, रागी हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, जो मोटे अनाज है ना, मोटे अनाजों के प्रोडक्शन पे ज़्यादा जोर देने की बात की जा रही है, क्योंकि वो आयरन कैल्शियम से भरपूर होते हैं काफ़ी, है ना, तो कम पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कम अवधि वाले किस जो शॉर्ट में जल्दी से बन जाए उसके लिए भी वो काम किया जा रहा है। तीसरा है फसल विविधीकरण, क्रॉप्स डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही फसल बार बार उगाएं, बल्कि फसलों को आप चक्र साइकिल के माध्यम से चेंज कर करके भी किया जा सकता है। तो इससे भी क्या हो जाएगा ना कि जो हमारी जो स्ट्रेस है अबायोटिक, उस स्ट्रेस को कम किया जा सकता है सरकार के माध्यम से भी और किसानों के भी माध्यम से भी, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें संस्थागत और तकनीकी सहायता, इसमें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स मिलती है, जैसे मान लो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें सूखा या बेमौसम बारिश हो जाती है, फसल अगर बर्बाद हो जाता है तो सरकार क्या करती है, सरकार किसानों को वित्तीय मुआवजा देती है एक तरह से फसल बीमा। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र झारखंड के हर जिले में स्थापित हैं, जो मौसम के पूर्वानुमान यानी वेदर फोरकास्ट के माध्यम से किसानों को ये पहले ही बता देते हैं कि अभी क्या आने वाली है, चेतावनी वो दे देते हैं, उनको वार्निंग करते हैं, या फिर उनको एग्रो एडवाइजरी जारी करते हैं, ठीक है, कौन
और किस समय पे कौन सी फसल उपजाई जाए, इस तरह से। तो इस तरह से मैंने आपको एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ झारखंड के संदर्भ में, यानी झारखंड में जो कृषि जलवायु क्षेत्र है, इसके संदर्भ में आपको समझाने की कोशिश करी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपना बहुमूल्य जो एडवाइस है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।